हेलो एवरीवन, करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टोशियोमेट्री। 2 टॉपिक बचे हैं, आज आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्टोशियोमेट्री क्या होती है? स्टोशियोमेट्री मीन्स टू मेजर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए स्टोशियोमेट्री यूज की जाता है। जैसे ये क्या होता है, इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम्स। इससे ना हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, किसकी टर्म्स में हो सकती है वो? मोल्स की टर्म्स में, मास की टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम्स की टर्म्स में। अभी बताती हूँ आपको एग्जांपल से। द कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और जो कोफिशिएंट होंगे ना, कोई भी इक्वेशन है जो बैलेंस है अच्छे से, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको क्या बोला जाता है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन ले ली, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है HCl के साथ, क्या बन रहा है? CaCl2 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या है? CaCO3 का क्या है? 1 मोल है, इसके आगे 1 है। HCl के कितने मोल हैं? 2 मोल है। और CaCl2 का भी 1 मोल है, वाटर का भी 1 मोल है, और CO2 का भी 1 मोल है। ठीक है, इसने बोला स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? जो कोफिशिएंट्स, जैसे यहाँ पे HCl का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ये क्या हुआ? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी बैलेंस इक्वेशन है ना एक, उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है? 1 मोल CaCO3 का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl के साथ, और क्या बन रहा है? 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, 1 मोल वाटर बन रहा है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी कि रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट में कितने मोल थे? 1 मोल तो कैल्शियम कार्बोनेट का था, और 2 मोल HCl के थे। टोटल कितने मोल थे? 3 मोल थे, है ना। और कैल्शियम फिर प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल, वाटर का 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। यानी कि प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? प्रोडक्ट में भी 3 मोल हैं। इनकी रिएक्टेंट में भी 3 मोल है, और प्रोडक्ट में भी 3 मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं ना दोनों साइड। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए, मास भी इक्वल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने वो लॉज पढ़े थे ना वहाँ पे कि मास की नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वहाँ से। अब यहाँ देखो, इसका मैंने मोलिकुलर मास निकाला, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकाला, तो कैसे निकला? कैल्शियम के लिए 40 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन के लिए 16, तो 100 ग्राम आया यहाँ से मोलिकुलर मास। वैसे इनके लिए सबके लिए मोलिकुलर मास निकाला, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम HCl के साथ। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 73 ग्राम HCl के साथ, और क्या बन रहा है? 111 ग्राम CaCl2 बन रहा है, 18 ग्राम वाटर बन रहा है, और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, या फिर 22.4 लीटर बोलो, क्योंकि क्या होता है, 1 मोल में कितने लीटर होते हैं? 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से टोटल मास अगर आप 100 प्लस 73 ऐड करोगे तो कितना मास है? रिएक्टेंट का मास है 173, है ना। प्रोडक्ट के मास को टोटल करो, 111 प्लस 18 प्लस 44, इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा आपको 173। यानी कि जो टोटल मास रिएक्टेंट का था वही टोटल मास किसका है? प्रोडक्ट का है। ठीक है, यहाँ पे देखो मोल की टर्म्स में भी मैंने रिलेशन बता दिया आपको, है ना। यहाँ पे कि 3 मोल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, और 3 मोल आपको प्रोडक्ट के बन रहे हैं। तो ये तो रिलेशनशिप हुई किसकी टर्म्स में? मोल की टर्म में। वैसे मैंने मास की टर्म्स में भी बता दिया आपको कि 100 ग्राम 170 की टोटल 173 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, और 173 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ना इनके बीच में, ये क्या होती है? यही हमें स्टोशियोमेट्री होती है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री क्या होती है? जो हमें रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, मोल्स की टर्म्स में, मास की टर्म्स में, या फिर वॉल्यूम्स की टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद कैसा रिलेशनशिप? मास रिलेशनशिप का बताती है कि मास और मास के बीच में, मास और वॉल्यूम के बीच में, और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, मास और वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज गिवन, मास और वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, देखो अगर एक रिएक्टेंट का मास दे रखा है ना आपको, मास की टर्म्स में बात करती हूँ मैं, यहाँ पे आपको ये 2 रिएक्टेंट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो आपको एक रिएक्टेंट का मास दे रखा है, मान लो इसका मास दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, और प्रोडक्ट का मास भी आपको दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो? दूसरे रिएक्टेंट का मास नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे?
इसका मास आपको 100 ग्राम दे रखा है, इनका इन सब का मास दे रखा है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का मास को टोटल कर लोगे, कितना आया 173। 173 में से मेरे पास कितने रिएक्टेंट हैं, 2 ही रिएक्टेंट है ना, तो एक का मास सबको पता है, उसमें से 173 में से एक का मास माइनस कर दो, 100 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा 73 बच जाएगा ना, तो आपको दूसरे रिएक्टेंट का मास मिल जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट में कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये नहीं पता कि CaCl2 का मास कितना है, तो आपको ये पता है रिएक्टेंट का मास इतना है, रिएक्टेंट के मास में से जो बाकी प्रोडक्ट है ना उनका मास को माइनस कर दो, यानी कि इनके मास में से वाटर का मास और कार्बन डाइऑक्साइड का मास मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, CaCl2 का मास आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दे रखा हो तो दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर वॉल्यूम की टर्म में भी ऐसी ही बात करेंगे कि एक की अगर वॉल्यूम दे रखी है ना, तो दूसरे की, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वॉल्यूम आपको दे रखी है, तो आप दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स इजी हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा ये बताना है। ठीक है, पहले आपको ना केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इसके लिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। कहता है मीथेन की कंबशन से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मीथेन की कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाएंगे ना कंबशन, ऑक्सीजन दोगे तभी तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका वाटर बनता है और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस में बनेगा वाटर। बैलेंस करो इसको, यहाँ से कार्बन तो एक ही है, ऑक्सीजन कितने हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ से 2 यहाँ हो गए, एक ये हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब यहाँ ऑक्सीजन हो गए 4 और यहाँ ऑक्सीजन हो गए 3, तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4 है ना, तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। उसके बाद अब इसने बोला यहाँ से मोल देखो, ये क्या है, मीथेन का 1 ही मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है और वाटर के 2 मोल हैं। ये बोल रहा है कि जब 1 मोल मीथेन की कंबशन होगी ना, तो आपको 2 मोल वाटर के मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई मोल की टर्म्स में, इसने किसके मास की टर्म में बोल रखा है ना, 16 ग्राम मीथेन जब कंबशन होगी तब कितना वाटर बनेगा। यहाँ से मैं मास निकाल लेती हूँ, यहाँ पे कितना मास है कार्बन का, 12 + 4 16 ग्राम ही है ना, उसी की कैलकुलेशन करनी है कि जब 16 ग्राम कंबशन होगी ना मीथेन की, तो वाटर कितना बनेगा, यहाँ से वाटर का मोलिक्यूलर मास निकाल लो, 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 होता है 18 और 2 मोल्स है ना वाटर के, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं, यानी कि 36। यानी कि यहाँ से क्या निकला कि जब 16 ग्राम मीथेन की कंबशन होगी ना, तो 36 ग्राम वाटर निकलेगा। ठीक है, यही पूछा था कि जब 16 ग्राम मीथेन की कंबशन होगी तो कितनी अमाउंट वाटर की प्रोड्यूस होगी। जब 16 ग्राम मीथेन की कंबशन होगी ना, तो 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड में इसने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। कि आपको कितने मोल्स चाहिए मीथेन के 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए आफ्टर कंबशन। ठीक है, यही रिएक्शन है इसके लिए, तो मीथेन की कंबशन है ना, ये रिएक्शन ले ली, बैलेंस कर लिया इसको। ठीक है, तो इसने बोला मीथेन का यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है, और CO2 की बात करेंगे, अब वाटर की बात नहीं करनी है, तो CO2 का कितना है 1 मोल है। अब मोलिक्यूलर वेट मास भी निकालो, यहाँ से निकाल रखा है 16 ग्राम है मीथेन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकलेगा, यहाँ से निकालो कितना निकलेगा, 12 + 32 44 ग्राम। ठीक है, यानी कि जब 16 ग्राम मीथेन की कंबशन होगी ना, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और इससे पूछे क्या है कि जब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, तब कितने मोल्स मीथेन के कंज्यूम होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से तो कितनी बन रही है, 44 ग्राम बन रही है। जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, तो 1 मोल लग रहा है मीथेन का, है ना, और जब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तब कितना मोल लगेगा मीथेन का, सीधी सी बात है, हाफ मोल लगेगा, है ना। जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, तो मीथेन का 1 मोल लग रहा है। और जब इसने पूछा 22 ग्राम के लिए, जब 22 ग्राम मीथेन बनेगी ना, यानी कि 44 की जब हाफ मीथेन बनेगी ना, तो मोल्स भी क्या होंगे, हाफ ही यूज़ होंगे, तो हाफ मोल मीथेन का कंज्यूम होगा। ठीक है, 0.5 मोल्स मीथेन के कंज्यूम होंगे। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल थर्ड।
यहाँ से इसने बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड एट STP वुड बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल विद डाइल्यूट HCl। ये बोला कि जब 10 ग्राम मार्बल को रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ तो कितनी CO2 निकलेगी, ठीक है, कितना वॉल्यूम निकलेगा CO2 का। इसके लिए भी रिएक्शन लिखो। सबसे पहले मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल की रिएक्शन किसके साथ है, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनती है, ठीक है। बैलेंस करोगे तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है। और ऑक्सीजन कितनी है, 3, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ से देखो 1 मोल CO3 का रिएक्ट कर रहा है और किस किस में बताना है, CO2 के बीच में बताना है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करोगे। तो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है, ठीक है। जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कंज्यूम हो रहा है तो 1 ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। अब यहाँ से 1 मोल बन रहा है, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ 1 मोल बन रहा है, यानी कि 22.4 लीटर बन रही है ना। 1 मोल CO2 का बन रहा है, यानी कि 22.4 लीटर CO2 बन रही है अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। मास की टर्म में बात करो तो इसका मास निकालो, कितना होगा कैल्शियम का, 40 + 12 + 3 × 16, 100 ग्राम। जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, 22.4 लीटर CO2 बन रही है। लिखो यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस CO2 = 22.4 लीटर। कि जब 100 ग्राम CaCO3 क्या है, 100 ग्राम CaCO3 कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद इसने बोला 10 ग्राम के लिए, ठीक है, कि जब 10 ग्राम CaCO3 जब रिएक्ट करेगा तब कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो 10 ग्राम के लिए निकाल लो, 100 ग्राम के लिए इतनी है, 1 के लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगी, 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 100। फिर 10 के लिए निकालोगे तो कैसे निकलेगी, 22.4 डिवाइडेड बाई 100 × 10। ऐसे ही करते हो सिंपल यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे 10 मिनटों में, ठीक है। तो 2.24 लीटर, ठीक है। बस अब इसने पूछा था ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसी वजह से मैंने ये वॉल्यूम लिया 22.4 लीटर, ठीक है। अगर ये किसी और टेम्परेचर या प्रेशर की बात करता फिर ये जो कैलकुलेशन आती है ना, ये वाली कैलकुलेशन तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए आती है। किसी और टेम्परेचर या प्रेशर पे अगर पूछेगा तो फिर हम उसके लिए मतलब इस स्टैंडर्ड वाली कंडीशन का यूज़ करके किसी दूसरे टेम्परेचर पे भी निकाल सकते हैं, दूसरे प्रेशर पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। What volume of oxygen at STP is required to effect complete combustion of 200 cm3 of acetylene and what would be the volume of CO2 formed? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए किसकी कंबशन के लिए, एसिटाइलिन की कंबशन के लिए, ठीक है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। एसिटाइलिन की कंबशन यानी कि एसिटाइलिन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्या बन रहा है, वट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना कहता है कितना ऑक्सीजन चाहिए एसिटाइलिन की कंबशन के लिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए। इसे क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बैलेंस कर लो इक्वेशन को, यहाँ से कितने हैं, इसको बैलेंस करोगे ना, बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगी बैलेंस, देखो बैलेंस है। कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे भी 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 10, यहाँ पे देखो 8 ऑक्सीजन तो ये रहे, 4 + 8 और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो 10 ही ऑक्सीजन है। इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बैलेंसिंग वाला मेथड बताया था ना, वहाँ से आप बैलेंस कर लेना, इसको हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला कि कितना ऑक्सीजन चाहिए किसकी कंबशन के लिए, 200 cm3 ऑफ एसिटाइलिन की कंबशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँगी मैं, तो यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि 2 वॉल्यूम यहाँ पे एसिटाइलिन का है, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का है और 2 वॉल्यूम वाटर का है,
ये बोला कि जब 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन की कंबशन के लिए ना मुझे 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, मुझे पता है यहाँ से इस रिएक्शन से मुझे पता है कि जब 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन की कंबशन के लिए मुझे 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, लिखो इसको। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन कि एसिटाइलिन के 2 वॉल्यूम के लिए मुझे चाहिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 वॉल्यूम। ठीक है, कि जब 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन की कंबशन करानी है ना तो उसके लिए मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए, 5 वॉल्यूम। और इसने बोला है कि जब 200 एसिटाइलिन की कंबशन कराओगे ना तब कितना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 200 के लिए निकाल लो कि जब 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन की जब कंबशन करा रही है तब कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 200। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आया 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कि जब आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन की कंबशन करानी है ना तो आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यही पूछा था इसने। उसके बाद इसने सेकंड क्या पूछा है, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, कि कितना CO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ से इसकी भी कैलकुलेशन कर लो। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 प्रोड्यूसेस CO2 इज इक्वल टू 4 वॉल्यूम। ठीक है, कहता जब 2 वॉल्यूम C2H2 है ना उससे 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, 2 वॉल्यूम के C2H2 2 वॉल्यूम के एसिटाइलिन से आपको 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मिल रहा है। और पूछा है कि जब 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन होगा ना तब कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर लो। जब 200 सेंटीमीटर क्यूब C2H2 का होगा ना तब कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 4, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा इंटू 200। सोल्व करो, यहाँ से कितना आया 400। ठीक है, ये आपने दोनों जो पूछा था इसने, एक तो ये पूछा था कि कितना CO2 बनेगा, तो कितना CO2 बनेगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। एक पूछा था कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन की कंबशन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। अब एक और कंसेप्ट बचा छोटा सा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, The reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reactant या फिर limiting reagent। limiting, देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो मान लो उसके अंदर ना 2 रिएक्टेंट है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब दोनों रिएक्टेंट में से ये मान लो कि एक रिएक्टेंट तो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और एक रिएक्टेंट आपका स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो रिएक्टेंट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना वो क्या मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब जो स्मॉल क्वांटिटी में रिएक्टेंट प्रेजेंट था वो खत्म हो जाएगा और जो लार्ज क्वांटिटी में रिएक्टेंट प्रेजेंट था वो बचेगा आपका, है ना। मान लो जैसे आपको वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ कि ना ये है एक रिएक्टेंट 5 ग्राम है, एक रिएक्टेंट 10 ग्राम है, दोनों की रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये होगा ना कि 5 ग्राम ये वाला रिएक्टेंट इस वाले रिएक्टेंट के 5 ग्राम से तो रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, दोनों का अगर 1-1 मोल रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन में तो इसका 5 ग्राम इसका 5 ग्राम से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसका 5 ग्राम बच गया ना, ये तो एक्सेस में प्रेजेंट था ना, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था। अब इन दोनों की रिएक्शन होगी तभी तो ये बनेगा। अब ये खत्म हो गया, अब ये क्या होगा, ये तो बचा, ये जो रिएक्टेंट है ना 5 ग्राम रिएक्टेंट ये तो बचा रहेगा ना, और लेकिन इसको रिएक्शन के लिए यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट था, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट था ना ये इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, समझ आया। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, 2 रिएक्टेंट है मेरे पास, उसमें से एक स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। जब रिएक्शन होगी तो स्मॉल क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट तो खत्म हो जाएगा किसी भी स्टेज पे और लार्ज क्वांटिटी वाला जो रिएक्टेंट है वो बचेगा। ठीक है, तो फिर जो स्मॉल क्वांटिटी वाला रिएक्टेंट था जो खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था या फिर लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करते हैं। इसने बोला है 50 kg of N2 and 10 kg of S2 are mixed to produce ammonia। ठीक है, पहले रिएक्शन लिखो इसकी, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी होती है आपको।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और अमोनिया बन रहा है, ठीक है। इसने बोला ना क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया। बैलेंस करो, यहाँ से तो 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। इसको 2 से करना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन इस साइड भी करेंगे, हाइड्रोजन हो गए 6, तो 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन आपकी, N2 + 3S2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2NS3, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से मासेस की टर्म में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 50, इसने बोला है कि जो 50 kg रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन का 10 kg हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तब अमोनिया बन रहा है। देखो हमारे पास ना सिर्फ इस रिएक्शन से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और 2 मोल अमोनिया बन रहा है ना। सिर्फ मुझे मोल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे कि 1 मोल रिएक्ट करेगा 3 मोल हाइड्रोजन से, 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मोल से निकाल लेती हूँ इससे। इसने बोला ना कि 50 kg N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 10 kg हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से 50 kg में ग्राम्स में कैलकुलेशन कर रही थी कि मेरे मास क्या होता है, ग्राम में लेते हैं ना, तो फिर इसके ग्राम में कैलकुलेशन करो। किलो क्या होता है, 10⁻3। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50,000, ठीक है। 50,000 ग्राम, यहाँ से आएगा 10,000 ग्राम। यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन में इसने बोला है कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। यही बोला है इसने कि 50,000 ग्राम नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बन रहा है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा है। तो यहाँ से देखो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। इसका गिवन मास कितना है कि जितना मास दे रखा क्वेश्चन में, कितना मास रिएक्ट कर रहा है 50,000 डिवाइडेड बाय मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 28। इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1785.7, ठीक है। जैसे इसके निकालो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 2, सोल्व करोगे कितना आया 5,000, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है इसने बोला है कि जब 1785.7 मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको 5,000 मोल्स हाइड्रोजन के, मतलब ये रिएक्ट कर रहे हैं 5,000 मोल हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और लेकिन मैं यहाँ से देखूँ तो क्या हो रहा है, 1 मोल जब रिएक्ट कर रहा है, मैं यहाँ से लिखूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of हाइड्रोजन, ठीक है। मुझे रिएक्शन से पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और जब इतने मोल रिएक्ट करेंगे तब 1785.7 मोल कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड, 3 × 1785.5 कितना आएगा सोल्व करके 53, ये आएगा सोल्व करके, ठीक है। यानी कि 1785.7 मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ 53, मतलब इतने नाइट्रोजन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 1785 मोल्स नाइट्रोजन को 5355.9 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, है ना। देखो फिर से देखो, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, है ना। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल्स हाइड्रोजन की चाहिए अमोनिया बनाने के लिए। अब नाइट्रोजन कितनी है मेरे पास तो नाइट्रोजन है 1785.7, ठीक है। तो 1785.7 मोल्स नाइट्रोजन को 355.9 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि इतने नाइट्रोजन को ना इतने मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के रिएक्शन के लिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं क्वेश्चन में तो मेरे को ना सिर्फ 5000 मोल दे रखे हैं हाइड्रोजन के, है ना। चाहिए इसको चाहिए 5355 मोल चाहिए, लेकिन हैं कितने क्वेश्चन में 5000 सिर्फ। तो कम मोल्स किसके हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों हुआ ये समझ आ गया, क्योंकि आपको ना इतने मोल्स नाइट्रोजन के लिए ना इतना हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन इतना हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ 5000 मोल हाइड्रोजन के हैं, यानी कि हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर वही क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। अब इसके साथ में क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसने पूछा था अमोनिया कितना बनेगा, है ना। तो जो ये कैलकुलेशन करोगे ना आप, कितना अमोनिया बनेगा, ये कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रीजन से करोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, N2 + 3S2 क्या बन रहा है, 2NH3। तो मैं ऐसे बोल दूंगी कि 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल अमोनिया, 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, तो जो मैं कैलकुलेशन करूँगी ना कि कितना अमोनिया बनेगा, वो मैं नाइट्रोजन से भी कर सकती हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन से ना 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन में मोल्स दे रखे हैं नाइट्रोजन के कि इतने मोल से कितना बनेगा, कैलकुलेट हो जाएगा कितना अमोनिया बनेगा। मैं हाइड्रोजन से भी कर सकती हूँ कि जब 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे ना तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। और जो क्वेश्चन में मोल दिए होंगे ना हाइड्रोजन के, तो मैं कैलकुलेट कर लूँगी वहाँ से कि जब इतने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे ना तो कितना अमोनिया बनेगा, है ना। तो इससे भी कैलकुलेट हो सकता है, इससे भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जो आप कैलकुलेशन करोगे ना वो इससे करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट था ना उससे कैलकुलेशन करोगे आप। क्यों करोगे ये तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। ये वाला जल्दी खत्म हो गया, जब ये खत्म हो गया तो क्या होगा, सिर्फ अकेला नाइट्रोजन बचेगा। अकेला नाइट्रोजन अमोनिया बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। तो इसी वजह से लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखो, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, कि 3 मोल हाइड्रोजन के जब रिएक्ट करेंगे ना तो 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। और क्वेश्चन में कितने मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं, 5000 ना। जब 5000 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तब कितना अमोनिया बनेगा, तो कैसे निकालोगे, 2 / 3 इंटू में 5000। ठीक है, इसको आंसर सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, यहाँ से ना 3307 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ आएगा, आप सोल्व करना। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि कितना अमोनिया बनेगा, यानी कि इतने मोल्स अमोनिया के बनेंगे। ठीक है, तो मोल्स कैलकुलेट किया है ना मैंने कि जब 5000 मोल्स हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा ना तो आपको 2 मोल आपको ना इतने मोल्स बनेंगे अमोनिया के। अब अगर ये पूछ के कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, तो मुझे पता है कितना मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं, 3.7, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इजकल टू मास। अब मास तो मुझे कैलकुलेट करना कि कितना मास होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, 14 + 3 17। ठीक है, 17 ग्राम। तो यहाँ से मास निकल जाएगा आपका, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कि कितना अमोनिया बनेगा वो कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगी 17 से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया बना है। ठीक है, यही बताना था कि कितना अमोनिया बना है, बस ये ध्यान रखना था कि जो कैलकुलेशन करेंगे ना वो लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। ठीक है, ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पे। इस यूनिट की अब रिवीजन भी स्टार्ट कर दो साथ साथ में। ठीक है।